हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं भैक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर, ठीक है। और यह काम देगा सेमेस्टर 4 में, खास करके 5 यूनिवर्सिटीज़ के काम देगा, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटी का मैं नाम बता देता हूँ। हालांकि यहाँ पे 2 ही यूनिवर्सिटी का मैंने लोगो लगाया है, एक रांची यूनिवर्सिटी का और एक एनपीयू का, लेकिन आपको काम देगा ये BBMKU में भी, ठीक है। BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन तीनों में जो है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पेपर। और बाकी SKMU दुमका में भी एग्ज़ाम होगा सेम, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम होगा सेम, बट वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है। SKMU और विनोबा भावे में सब्जेक्टिव, बाकी तीनों यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में ही एग्ज़ाम हो जाता है। अब चलिए हम लोग इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक करा दिया है आपको, ठीक है। सेमेस्टर 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़ में यूनिट 1 से यूनिट 4 तक हमने आपको करा दिया है, ठीक है। ये गेस्ट पेपर है मेरा डिजिटल फॉर्म में, और 32 पेज का गेस्ट पेपर है, फ्री में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर पाइएगा, देखिए मैं गेस्ट पेपर का पैसा नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं भाई सागर आप भैया बहुत मदद करते हैं, तो लगता है आपको कि मैं आपकी मदद करता हूं और हमारे दिए गए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से मैच करते हैं, तो आप इस पे 10 रुपया फ़ोनपे कर सकते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, UPI जो भी है सब चलेगा, ठीक है। 10 रुपया खुशी मन से दीजिएगा, 10 रुपया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और इसलिए मैं गेस्ट पेपर फ्री में दे रहा हूँ आप लोग को, फ्री में, डिजिटल फॉर्म में फ्री में। आप लोग को लेने का ज़रूरत नहीं होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर से सब फ्री में मिलेगा यार, ऑनलाइन। मैं एजुकेशन को प्राइस लेस करना चाहता हूँ झारखंड में, ठीक है। और आप लोग को वीडियोस भी दे रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ फ्री में, सब कुछ फ्री में रहेगा। हाँ, लेकिन मैं ये भी बोला हूँ कि भाई पैसा का डिमांड नहीं करूँगा, किसी को खुद से मन से देना हो तो आप फ़ोनपे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने सेमेस्टर 4 का ये 4 गो यूनिट कंप्लीट कर लिया था। 5वां यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 5 हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ, ठीक है। 5वां टॉपिक क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण का सबसे मेन सोर्स क्या है? देखिए, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा गाड़ी से होता है, वाहन से, ठीक है। फैक्ट्री और वाहन 2 को प्रमुख रोल है। यहाँ पे फैक्ट्री का उदाहरण नहीं दिया गया है, पेड़ है, वाहन है, बादल है और आपका हवा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहन, ऑटोमोबाइल, जिसमें आपका 2 चक्का, 4 चक्का, 3 चक्का जितना भी है, टेम्पू से लेकर हाईवा वगैरह सब, तो पूरे विश्व में इतना गाड़ी चलता है यार, तो वाहन से सबसे ज़्यादा हमारा प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि जल प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप गंगा जल बोला जाता है, ठीक है, सबसे शुद्ध, लेकिन वहाँ पे कितना प्रदूषण है, कितना पोल्यूशन है, उसको कैसे मापिएगा, ठीक है। तो उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं PPM। क्या यूज करते हैं? PPM, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, PPM नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? इसमें पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को अगर आपको मापना है तो हम लोग किस इकाई का उपयोग करेंगे? तो हम लोग यूज करते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए डेसिबल, ठीक है। डेसिबल यूनिट होता है, शॉर्ट में DB बोला जाता है, DB, ठीक है, डेसिबल। एक डिबी होता था बचपन में जो हम लोग लाइट के फॉर्म में यूज करते थे, डिबिया ना, डिबिया लाइट के लिए यूज करते थे बचपन में, पढ़ाई के लिए, लालटेन और डिबी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस मतलब हरा हरा नहीं, ऐसा गैस जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, याद रखिएगा, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है, इससे हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं बढ़ता है, ऑक्सीजन से भी नहीं बढ़ता है और नाइट्रोजन से भी नहीं बढ़ता है। लेकिन CO2 जो आप छोड़ते हैं, और हम भी छोड़ते हैं यार, हर कोई छोड़ता है ना, CO2 जो आप छोड़ते हैं
चाहे आप नाक के द्वारा छोड़ते हो, मुंह के द्वारा छोड़ते हो, चाहे पीछे से छोड़ते हो, ठीक है। ये CO2 जो होता है ये हमारा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा क्या है, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए, ठीक है। अगर वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, क्या pH वैल्यू, तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। और वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कब होगा, जब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, मतलब वायु प्रदूषण होगा, फिर वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, ठीक है। किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इसको बोलते हैं, SO2 या SO4 बोलते हैं यार, SO2 होता है। अगला है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण किस प्रदूषण के कारण होता है। ओजोन परत का जो क्षरण है वह किस प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। तो ओजोन परत का क्षरण हमारा होता है CFC के कारण। हमारा जो ओजोन लेयर है, ठीक है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारा ओजोन परत छेद हो रहा है, और ये गैस निकलता है फ्रिज से, ठीक है, और एयर कंडीशनर से। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ठीक है। हमारा जो जल प्रदूषण हो रहा है इसका सबसे मेन कारण है दोस्तों फैक्ट्रियों का अपशिष्ट। जो फैक्ट्री का कचरा होता है उसको नदी में बहा दिया जाता है, इसका मेन रीजन है क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाला एक प्रभाव क्या है। तो अगर आप ज़्यादा शोर शराबा में रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है आपके इलाके में, तो आपको सुनने की समस्या हो सकती है, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम, बहरे हो सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है आप में। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस अपशिष्ट प्रदूषक का प्रमुख स्रोत है। ठोस अपशिष्ट, ठीक है, प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल गए हैं बाबा जी, दैट मीन्स आओ बेटा मेरे पास सब है, उपरोक्त सभी, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसी को हम लोग बाबा जी बोलते हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट भी है, प्लास्टिक भी है, और घरेलू अपशिष्ट भी है। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण कर रहा है ये तीनों मिलके, उपरोक्त सभी, ठीक है। 10वां प्रश्न जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का उपाय है, ठीक है। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, पेड़ लगाओ, ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। मैंने बहुत सारा पेड़ लगाया है, बहुत सारा बोले तो हज़ारों नहीं भाई, उतना नहीं, 10-15 को पेड़ लगाया है मैंने, ठीक है। मतलब जगह ही हम लोग का छोटा है तो अब क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, यूनिट 5, अब यूनिट 6 करेंगे, ठीक है, इकाई 6। तो यूनिट 1 में मैंने बताया था कि मंदिर जाना था, इसीलिए आप लोग का ये वीडियो कंप्लीट नहीं किया था। मंदिर गया, ठीक है, रात को सोच के गया था कि किसी से मिलेंगे, एक गर्ल थी, और सही में बता रहा हूँ मिल गया हूँ, ठीक है। कुछ बात नहीं आगे बढ़ा, मतलब सिंपली कैजुअली मिल के आ गए, बस यूँ ही। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एडेप्टेशन, और फिर है हमारा मिटिगेशन। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो हमारा वातावरण परिवर्तन हो रहा है, इसके प्रभाव, ये सारे चीज़ जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए 2 मुख्य प्रयास होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा समन, जिसको इंग्लिश में मिटिगेशन बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है अनुकूलन, जिसको हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। समन का अर्थ क्या होता है, तो समन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। समन का अर्थ क्या है कि ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन कर रहा है उसको कम करना, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन कर रहा है उसको कम करना, मतलब क्या मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करते हैं, उसको कम करना, उसको समन कहा जाता है, ठीक है। जिससे जलवायु परिवर्तन दर धीमी हो। और अनुकूलन का अर्थ है, समन का अर्थ समझ गए कि हमारा पृथ्वी को गर्म करने वाला जो गैस है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, उसको कम करना ही समन कहलाता है, ठीक है, यानी कि मिटिगेशन। और अनुकूलन जिसे अडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों से निपटने के लिए तैयार होना, ठीक है।
जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हम खुद को रेडी करें, इसी को बोला जाता है अडेप्टेशन, अनुकूलन। ठीक है, कि आने वाला फ्यूचर में भाई बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, समुद्र हो सकता है, समुद्र का जलस्तर पानी से बढ़ सकता है, इसके लिए खुद को पहले से रेडी कर लो, इसी को बोलते हैं अनुकूलन। समझ गए? अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, कहाँ गया यार? तो हमारा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या है? तो देखिए, यह एक जलवायु परिवर्तन एक मानवीय घटना है जिसमें वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे औसत वैश्विक तापमान जो है बढ़ जाता है, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है समन या मिटिगेशन क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है, क्या बताया है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना जिससे जलवायु परिवर्तन की दर धीमी हो, इसी को मिटिगेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है जी? अनुकूलन का अर्थ क्या है? तो हमने क्या बताया कि भविष्य की खतरों से खुद को तैयार कर लेना ही अनुकूलन है। ठीक है, तो पहला हमारा है, डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों से निपटने के लिए खुद को तैयार करना अडेप्टेशन है। मतलब बेटा कमर कस लो, आने वाला फ्यूचर बहुत भयंकर होने वाला है, आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठीक है, तो वे गैस जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती है, नहीं, ग्रीन हाउस गैस क्या है? वे जो वर्षा के कारण बनती हैं, वे गैस जो वायु प्रदूषण के कारण बनती है, वे गैस ऑक्सीजन की मात्रा में। देखिए यहाँ पे सही एक भी ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन होगा कि वे गैस जो वायुमंडल में गर्मी को बढ़ाती है। ठीक है, इसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। वायुमंडल में गर्मी को बढ़ाती है, यानी कि हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगने लगता है, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, मतलब गर्मी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है। ठीक है, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, चरम मौसम की घटनाएं होंगी। बिल्कुल सब होगा ना? हाँ सब होगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 7। इसके बाद एक लास्ट यूनिट बचेगा, यूनिट 7 है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी कि पर्यावरण का प्रबंधन करना है। ठीक है, मैनेजमेंट करना है। चलिए पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो है इकाई 7 पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन। इसमें है पारिस्थितिकी पढ़ना है, ठीक है, प्रदूषण पढ़ना है, संरक्षण पढ़ना है, जैसे विषयों को कवर करते हैं हम लोग इसमें। और ये प्रश्न आप सभी के काम में आएंगे, छात्रों को पर्यावरण प्रबंधन की धारणाओं को समझने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरा दोस्त का शादी हुआ है, उसका पार्टी है, सोच रहा हूँ कि क्या गिफ्ट दूँ। ठीक है, मतलब सोच रहा हूँ कुछ ऐसा गिफ्ट देता हूँ जो उसको काम देगा एट नाइट। ठीक है, समझ रहे हैं? बोलेगा यार सागर तुम ऐसा गिफ्ट दे रहा है। चलो चलो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो देखिए एक मिनट। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो देखिए पहला है हमारा एक जीव का समूह नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र है कि एक क्षेत्र में सभी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। पढ़ने से भी आपको आंसर का पता लग जा रहा है कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक क्षेत्र में मतलब एक छोटा सा जगह या कोई भी जगह जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 2 बार दे दिया हूँ। कब है? 5 जून। ठीक है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा जो एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, इसका मेन रीज़न क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपका वायु प्रदूषण होता है तो इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पे बाबा जी हैं, तो बाबा जी के पास जाना चाहिए कि भाई कृषि भी होगा, उद्योग भी होगा, वन भी होगा और उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण का मेन रीज़न क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, हालांकि तो सबसे मेन रीज़न होगा हमारा उद्योग,
लेकिन अगर बाबा जी आ जाएंगे तो फिर बाबा जी के पास जाना होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी अगर आएगा तो फिर इसके पास जाना होगा बॉस। चौथा है हमारा यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन क्या है कि पानी का प्रदूषण किस कारण से होता है। जो पानी का प्रदूषण होता है यह किस कारण से होता है। ठीक है, तो देखिए औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है। पानी का कारण वही है ना जी, लेकिन यहाँ पे हमें कृषि अपशिष्ट भी शामिल है, घरेलू अपशिष्ट भी शामिल है और उपरोक्त सभी। मेन रीजन तो औद्योगिक अपशिष्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर बाबा जी आएंगे तो बाबा जी के पास जाना होगा। ठीक है, सब आदमी खोजता है, चलो मतलब इसको बाबा जी बोलिए, चाहे आप बोल दीजिए कि जीनियस पर्सन है। ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, तो जीनियस पर्सन के पास सब कुछ है, उपरोक्त सभी। अगला है हमारा जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता मतलब जैव मतलब जीवन, विविधता मतलब विभिन्नता। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों का समूह, इसी को तो बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन संरक्षण मतलब कि पर्यावरण को सुरक्षा दिया जाए। ठीक है, तो वन संरक्षण पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 1980 में लागू किया गया। ठीक है, 1980 में, और 1972 में क्या बोलते हैं यार, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पर्यावरण प्रबंधन में कौन सा तत्व शामिल है। तो पर्यावरण को अगर प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, तो उसमें आपको नियोजन भी करना होगा, विश्लेषण भी करना होगा, मूल्यांकन भी करना होगा। कुल मिलाकर बोले तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर है हमारा पर्यावरण संरक्षण के मुख्य प्रकार क्या है। तो पर्यावरण को अगर आपको सुरक्षित करना है तो इसका मुख्य प्रकार क्या है। बहाली और संरक्षण नहीं, बहाली और संरक्षण कैसे होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, हाँ ये काम देगा। सामुदायिक और नागरिक कार्रवाई करनी है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमें इनमें से सभी, तो ये ही हमको सही मारना होगा। ठीक है, हालांकि एक भी ढंग का राइट आंसर नहीं कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ है कि पेड़ पौधे लगाने होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आप मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण प्रबंधन में क्या शामिल है। पर्यावरण का जो मैनेजमेंट करेंगे इसमें क्या शामिल है, यही शामिल है, यही उपरोक्त सभी। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, प्रदूषण का नियंत्रण करना होगा और जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि समझ गए होंगे मुझे जाना है। दोस्त लोग आने नहीं दे रहा था कि कहाँ जा रहा है तुम यार। ठीक है, तो हम बोले यार जाना होगा, एग्ज़ाम है, नहीं करेंगे तो फिर बच्चा लोग तैयारी कर रहा है मेरे भरोसे कुछ। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि यार मेरे भरोसे मत रहो, लेकिन आप लोग रहते हैं भरोसे में। चलिए, पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण का जो प्रबंधन कर रहे हैं इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों करते हैं हम लोग पर्यावरण का प्रबंधन। तो मनुष्य को स्वस्थ और बेहतर रखने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग के लिए, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, तीनों के लिए, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसके एक साथ दिए हैं। ठीक है, अब आता है अंतिम यूनिट 8। इसमें है आपका इन्वायरमेंटल ट्रीटीज एंड लेजिस्लेशन, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी हमें अभी तक संधियाँ हुई हैं विश्व लेवल पे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हमारी संधियाँ हुई हैं वो सारे MCQs हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है यहीं पे हमारा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, एक उदाहरण बताइए। अभी मैंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको कम करना है तो इसके लिए विश्व में लेवल पे एक समझौता स्थापित किया गया। ठीक है, और वह समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल समझौता। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता, ऑप्शन डी। और क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो की राजधानी में, ब्राज़ील में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का समझौता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस कम होगा, इसके साथ ही पृथ्वी का तापमान कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रियो सम्मेलन। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता और रियो सम्मेलन जो है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये भी आपका 1992 में हुआ था, 1992 को रियो सम्मेलन। ठीक है। अच्छा, एक बार क्योटो प्रोटोकॉल को देख लीजिएगा कि ये कब हुआ था। ठीक है, शायद मैं डेट गड़बड़ा रहा हूँ इसका। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ गया? रियो पृथ्वी सम्मेलन। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था रियो पृथ्वी सम्मेलन, 22 अप्रैल 1992 को। फुल डेट लिख लीजिएगा, 22 अप्रैल 1992। इसीलिए हम लोग 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल 1992 को ये सम्मेलन हुआ था जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील का, वहीं पे। ठीक है, और इस पे ध्यान दिया गया था ओजोन परत की क्षति को लेकर। ये जो रियो सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य था कि ओजोन परत को बचाना है। ठीक है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस को कम करना, उसी तरह से रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को बचाना, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है CFC गैस। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है? अभी मैंने बताया है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, नेशनल वाटरवे जो हमारा अधिनियम है, यह पारित कब हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे तो 1961 नहीं है, क्या मारिएगा? 1981। ठीक है, 61 नहीं, इसको 81 कर दीजिएगा। ठीक है, 1981। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था 1986 में। ठीक है, ये डेट सब आपको याद करने के लिए थोड़ा सा एक दो बार लिखना होगा। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय हरित इसकी स्थापना 2010 में हुई है। ठीक है, क्या था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, 2010 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पूरा डेट है भाई इसमें, अभी हम लोग इसको करें। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला है जैव विविधता के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता के लिए हमें ये सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वन भी चाहिए, झील भी चाहिए, समुद्र भी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, किसने पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनको पर्यावरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एनवायरनमेंट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यार थक गए रे भाई बोलते बोलते कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। तो देखिए, पीने के पानी में घातक है, आर्सेनिक भी घातक है, लेड मतलब शीशा भी घातक है, और फ्लोराइड भी घातक है। यानी कि हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से सभी। आपके एग्जाम में लगभग 10 प्रश्न उपरोक्त सभी से ही आएंगे, और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 नंबर लाना होगा। तो 20 को में 10 को लगभग उपरोक्त सभी आएगा, तो 10 को क्वेश्चन आप मान के चलिए कि सही बनाना होगा। ठीक है, पेपर OMR पेपर पे आएगा, ब्लैक पेन ले जाइएगा आप लोग। अगला है, चाय और कॉफ़ी के पौधों का किस देश से हुआ है स्रोत? ठीक है, मतलब उत्पादन जो है चाय और कॉफ़ी भारत में आके यहाँ पे पूरा बस गया। अब भारत का आदमी खाली बोलता है चाय चाय चाय। ठीक है, तो देखिए, पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है ब्राज़ील। तो देखिए, चाय और कॉफ़ी जो है जनरली 2 देश इसमें दोनों दे दिया है यार, चीन भी दिया है और ब्राज़ील भी दिया है। दोनों देश में जन्म हुआ है, चीन में भी और ब्राज़ील में भी, लेकिन चीन को ही यहाँ पे आंसर किया गया है, तो हम लोग चीन को आंसर लेके चलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कॉफ़ी उत्पादन कर रहा है वर्तमान में, कर्नाटक, याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश था, अभी उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, 2001 से पहले यह उत्तर प्रदेश था।
2001 में जैसे बिहार झारखंड अलग हो गया, उसी टाइम पे उत्तराखंड भी अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था पेड़ों के बचाने को लेकर। ठीक है, पेड़ को बचाने को लेकर। अगला है, इनमें से कौन सा वन उत्पादों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है। ठीक है, तो वन के उत्पाद जितने हैं उसका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है। देखिए, लकड़ी में भी करते हैं, कागज़ में भी करते हैं, ठीक है, और ईंधन में भी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग वन के उत्पाद का दवा के फॉर्म में उपयोग नहीं करते हैं। उसको जाते हैं, ले जाते हैं। पहले तो डायरेक्टली जड़ी बूटी होता था तो डायरेक्ट ही करते थे, लेकिन वर्तमान में हम लोग इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिया है ये गलत दिया है। क्यों? यार एडजस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। डायरेक्टली कैसे यूज नहीं करते हैं? ठीक है, डायरेक्टली यूज करते हैं पर्यावरण का। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन वन उत्पाद को प्रत्यक्ष उपयोग नहीं होता है, मतलब कि डायरेक्ट उपयोग नहीं होता है। तो देखिए, हम लोग कागज़ का डायरेक्ट उपयोग नहीं होता है, पेड़ से डायरेक्ट कागज़ नहीं बनता है, पहले फैक्ट्री में जाता है उसके बाद कागज़ बनता है। ठीक है, तो कागज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी हम लोग डायरेक्टली यार तोड़े और तुरंत जला देंगे। दवा डायरेक्टली हम लोग लगाते हैं भाई। ठीक है, तुरंत तोड़े निचोड़े उसको लगा देते हैं। ठीक है, जैसे नीम का पत्ता हो गया, कालमेघ हो गया, तुरंत तोड़ते हैं और हम लोग खा जाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट है। ईंधन भी तुरंत तोड़ते हैं और जला देते हैं। तो कागज़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, ये यहीं पे है। इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं है? ठीक है, अगर जो हमारा वन हानि हो रहा है इसका मेन रीज़न क्या नहीं है? तो देखिए, अवैध लॉगिंग। लॉगिंग मतलब होता है कि पेड़ों की कटाई। तो पेड़ों की कटाई से भी होता है भाई प्रदूषण। ठीक है, कृषि विस्तार से भी होता है प्रदूषण, औद्योगिक विस्तार से भी प्रदूषण होता है, और वन संरक्षण मतलब कि वनों को सुरक्षा देना, इससे कहाँ प्रदूषण होगा? वनों को सुरक्षा कर रहे हैं और तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इतना दूर तक आए, इसके लिए थैंक्स। अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, पहला है आपका, पहला ऑप्शन एमपी मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मिजोरम। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वो बताना है, मिजोरम। तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन झारखंड। ठीक है, बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? ठीक है, चलिए, किस राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है ये आपको बताना है। और देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, ठीक है, तो आप इस गैस पेपर का 10 रुपया पे कर सकते हैं फ़ोनपे के थ्रू, खुशी मन से। और एक चीज़ रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका एग्ज़ाम के बाद अपने सभी क्वेश्चन पेपर, जितना भी आपका अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, इस नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलती है। और वैसे भी झारखंड में बच्चा आदमी पढ़ने नहीं खोजता है, हेल्प नहीं देंगे ना, तो मुझे लगता है कि मैं भी अगर यूट्यूब में छोड़ दूँ पढ़ाना, तो कुछ बच्चे तो डेफिनेटली छोड़ देंगे पढ़ना लिखना, और भागो यार, कोई हम लोग को मदद भी नहीं करता है, ना कॉलेज पढ़ाता है, ना यूट्यूब में वीडियो मिलता है। कुछ बच्चे तो डेफिनेटली छोड़ देंगे, लगभग सब नहीं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 30% बच्चे छोड़ देंगे तैयारी करना। ठीक है, तो आप लोग को अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, सभी जितना भी है, मेजर पेपर से लेकर के एईसी से लेकर के माइनर पेपर से लेकर के सब। ठीक है, इस नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा ताकि हम अदर स्टूडेंट की हेल्प कर सके, जूनियर कैंडिडेट की। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, और पसंद आए मेहनत तो 10 रुपया पे सेंड कर सकते हैं सिंगाड़ा खाने के नाम पे, बाकी आपकी मर्ज़ी, नहीं करना है तो मत कीजिएगा। थैंक यू। इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आंसर बता दीजिएगा क्या रहेगा।